आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी में पास कैसे हों। और मैं आपको एक मॉडल पेपर, ये देख पा रहे होंगे आप, इस मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा। ये किस यूनिवर्सिटी के लिए है तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का जो पेपर पैटर्न है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। ये उसी यूनिवर्सिटी का ये पेपर है और ये 2023 का पेपर है। ठीक है, अब मैं आपको सारी जानकारी A to Z आपको सारी जानकारी देने वाला हूं इसके बारे में। और उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें आपको बता दूं। ये देखिएगा, मॉडल पेपर तो दूंगा ही। देखिए मेरे पास ये 4 मॉडल पेपर है। एक ये रहा, दूसरा ये है, ये मॉडल पेपर है मेरे पास, तीसरा ये है और चौथा मेरे पास ये है। 4 मॉडल पेपर है, चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये देखिएगा, कुछ चीजें समझ लो फिर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिएगा, आपको मैं पहले ही बता दिया था, कई बार ये चीज बताइए कि बीएससी में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर आ गए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ पास होना है। यदि आपको पास होना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये समझ लो कि 75 नंबर का पेपर है, तो आपको 75 में से पेपर में पास होने के लिए मात्र 25 नंबर चाहिए। ठीक है, और 50% लाने के लिए आपको 75 में से 37.5 नंबर चाहिए। और आप ये मान के चलिए कि 60% आपको चाहिए तो 45 नंबर चाहिए 75 में से। और 25 नंबर प्रैक्टिकल का है, 25 में से कुछ नंबर मिलेंगे तो वो आपको बोनस मान लिया जाएगा। ये समझ लीजिए, आपकी मजे ही मजे हैं। ठीक है, अब मैं कुछ चीजें आपको बताऊं। ये मैं पहले आपको 10 पेपर में पास होने के लिए 1 से लेकर 10 तक ये क्वेश्चन मैं पहले ही दे चुका हूं। जिन्होंने नहीं लिए हैं तो वो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिएगा, ये 10 क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा तो आप क्या करो, पेपर में पास हो जाओगे, ये गारंटी मेरी है। कौन इन 10 क्वेश्चनों को कैसे पढ़ना है ये समझ लीजिएगा। ये 10 क्वेश्चन प्लस ये जो मॉडल पेपर मैं आपको दे रहा हूं, ये देखिएगा, आपका ये 10 क्वेश्चन तो ये हैं। ठीक है, क्वेश्चन 10 हो गए ये, प्लस 4 प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, ये 4 पेपर जो मैं बताने वाला हूं, इन दोनों चीजों में जितने भी क्वेश्चन है उनको आप पढ़ लोगे, डेफिनेटली आप फर्स्ट डिवीजन, यानी कि आप फर्स्ट डिवीजन, मतलब ये कि आपका 60% प्लस आ जाएंगे पेपर में, ये गारंटी है। बस आपको पढ़ना कैसे है ये सारी चीजें मैं पहले भी करा चुका हूं, सारा चीज। अब मुझे नहीं पता कैसे पढ़ना है, रात दिन पढ़ो, खाना पीना छोड़ दो, पढ़ाई कर रहे हो, मुझे नहीं पता कैसे करोगे, लेकिन आपको जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये कर लिए, डेफिनेटली आपका 60% से ज्यादा आ जाएंगे, आप पास हो जाओगे। और मैं बल्कि मैं ये कहूंगा कि आपका 75% आसानी से आ जाएंगे। पेपर का एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। ओके, चलिए तो अब मैं बात करता हूं। देखिएगा, तैयारी कैसे करनी है। कुछ चीजें आप कह रहे थे, मैं बोल रहा था कि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की मैं और वीडियो आपको दूंगा। ये देखिए, पहले मैं इसके बारे में आपको बताऊं फिर सारी जानकारी। ये बीएससी का ये पेपर है और आपका ये जो 2023 में आया था, यानी 2023 में पेपर हुआ था, 2022 का जो सेशन था उसका था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। देखिए इसमें कितने सेक्शन होंगे, वही 75 नंबर का 75 नंबर का पेपर है। ठीक है, ये भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, यानी कि नॉर्मली हम बोलते हैं आगरा यूनिवर्सिटी, उसका पेपर है ये। ध्यान से समझिएगा चीजों को। आपका 75 नंबर का पेपर है, ये 3 खंडों में रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब देखिएगा, सेक्शन ए यानी खंड ए के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें जितने भी 5 प्रश्न दे रखे हैं, पांचों के पांचों करने, ये टिक मार्क रहेंगे। ठीक है, अब जिन यूनिवर्सिटीज में टिक मार्क नहीं आ रहे हैं उनको भी मैं बताऊंगा किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, खंड बी में आपको 5 प्रश्न करने हैं, यानी कि 8 प्रश्न दे रखे हैं, उसमें से 5 प्रश्न करने हैं। और खंड सा में आपके मात्र 2 प्रश्न आपको करने हैं, यानी कि 5 प्रश्न दे रखे हैं, उनमें से आपको 2 प्रश्न आपको करने हैं। ओके, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। पहले खंड ए पढ़ते हैं। खंड ए का ये पहला क्वेश्चन है, क्या है, द कोरियलिस फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास एम इन रोटेटिंग फ्रेम इज, क्या कहलाता है, यानी घूर्णन फ्रेम में द्रव्यमान एम के पिंड पर कार्य करने वाला कोरियस बल कितना होगा। तो भाई एक घूर्णन फ्रेम है, यानी कि रोटेटिंग फ्रेम है, और उसमें एम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करने वाले कॉर्लियस बल को क्या कहेंगे, या कॉर्लियस बल का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझको बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है।
अब आपका ये तो टिक मार्क रह गया। अब टिक मार्क नहीं आता तो क्वेश्चन में क्या करना है कि कॉर्लियस बल क्या है, कॉर्लियस बल क्या है ये आपको पढ़ना है, इसका सूत्र आपको पढ़ लेना है। जब ये सूत्र पढ़ लोगे तो टिक मार्क में भी काम करेगा और आपकी परिभाषा में भी काम करेगा और प्लस सभी में काम करेगा। तो इसलिए कॉर्लियस बल क्या है और m द्रव्यमान के पिंड पर कार्य करने वाला कॉर्लियस बल का सूत्र क्या होता है ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, थ्योरी वाले क्वेश्चनों में ये पढ़ लेना है, बाकी आपको सूत्र पता होगा तो आप यहाँ पर इसका उत्तर दे पाओगे आसानी से। आगे की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशो इन टर्म ऑफ के एंड ईटा। के क्या है आपका बल्क मॉडुलस, ई क्या है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि ये आपका दृढ़ता गुणांक है। ईटा आपका क्या है दृढ़ता गुणांक, ये क्या है दृढ़ता गुणांक है। और के क्या है आपका बल्क मॉडुलस, ठीक है बल्क मॉडुलस है। और ये क्या है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, के को बोलेंगे हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और ये क्या है ये पाइसन रेशो है ये, ठीक है। तो इनके बीच में संबंध क्या होता है, तो इसका मतलब देखिए ये तो टिक मार्क में है, आपको बताना है इनमें से कौन सा उत्तर सही है। अब बात आ जाती है कभी कभी तीन यहां से क्वेश्चन बनते हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कभी कहेगा कि y सिग्मा और k में संबंध बताओ, कभी कहेगा आपका सिग्मा y और ईटा में संबंध बताओ, कभी कहेगा सिग्मा k और ईटा में संबंध बताओ। ये तीन संबंध हैं, ये तीन संबंध हैं जो कि कहलाते हैं प्रत्यास्थता गुणांकों में संबंध। तो प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है उसकी परिभाषा कि जैसे y क्या है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, सिग्मा क्या है पाइसन रेशो यानी पाइसन निष्पत्ति, के क्या है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, सिग्मा आपको पता है भाई, ईटा क्या है दृढ़ता गुणांक। इनकी परिभाषाएं, इनके सूत्र और इनमें आपसी संबंध, ये जो संबंध निकालने के लिए आता है ये आपका 15 अंक का आता है। तो ये तो 100% आपको हर यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन को ढंग से कर लीजिएगा, ठीक है बात समझ में आ गई। और हाँ ये मैंने आपको नहीं बताया, ये देखिएगा इसमें कितने रहेंगे, देखिएगा 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन है टिक मार्क जो कि 2-2 नंबर के हैं, 10 क्वेश्चन है जो कि 2-2 नंबर के हैं, तो 20 नंबर के टिक मार्क क्वेश्चन हैं इसमें, 20 के 20 करने हैं आपको, ठीक है चलिएगा ठीक। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि द्रव्यमान m का एक पिंड जिसका जड़त्व आघूर्ण I है v वेग और कोणीय वेग ओमेगा के साथ एक चिकनी क्षैतिज सतह पर लुढ़क रहा है, ठीक है लुढ़क रहा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, इसकी टोटल गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा यानी कि इसमें घूर्णन गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थानांतरीय स्थितिज ऊर्जा भी होगी। ऐसे क्वेश्चन मैंने काफी कराए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको पढ़ने का तरीका समझो कैसे पढ़ना है, ये तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ही है, टिक मार्क आप करोगे ही करोगे। उसके साथ में आनत तल पर m द्रव्यमान की वस्तु v वेग स्थानांतरीय वेग v और कोणीय वेग ओमेगा से गति करती है, ऊपर से नीचे लुढ़कती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र या कुल गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र का व्यंजक। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है 7.5 नंबर का, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, प्लस ये छोटे मोटे क्वेश्चन, ये सूत्र जब कर लोगे तो टिक मार्क तो अपने आप कर लोगे, बात समझ रहे हो, ये मैंने कराया है ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है ताकि आप आगे कर सको, ठीक है। अगला देखिएगा चौथा क्वेश्चन, पढ़ने का तरीका समझो, ये इंपोर्टेंट है, हर यूनिवर्सिटी के लिए इंपोर्टेंट है। कैसे इंपोर्टेंट है बात को समझो, इसमें ये टिक मार्क में आया कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है, क्या होती है ये बताओ, इसमें से कौन सा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का सूत्र है, तो आपको ये तो टिक मार्क हो गया, लेकिन टिक मार्क से पहले आप समझो कि ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कितना इंपोर्टेंट है कि टिक मार्क में भी आ रही है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आती है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है। तो मतलब क्या है कि आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, प्लस इसका प्रूफ भी आपको पढ़ना है कि इसका क्या प्रूफ होता है, बात समझ रहे हो। चीजों को ढंग से पढ़ो, पढ़ने का तरीका बदलो, ठीक है पढ़ाई को छोड़ो मत, पढ़ाई करने का तरीका आपको बदलना है, बात समझ रहे हो, चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी, अच्छी होने लगेंगी, ठीक। चलिएगा आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां है,
सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण इतना है, तो इसकी आवृत्ति बताओ। तो देखिएगा ये एक न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है। सरल आवर्त गति, तो अवकल समीकरण, सरल आवर्त गति में अवकल समीकरण क्या होती है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसको सिद्ध करने की तरीका, ठीक है। आवृत्ति के लिए व्यंजक, सरल आवर्त गति के अवकल समीकरण से आवर्त गति के लिए समीकरण या गति की आवृत्ति के लिए समीकरण, इस तरह के आपको व्यंजक करने हैं। तो यहां से सूत्र अपने आप बन जाएगा, ये सवाल भी आप कर लोगे। इन सभी को सॉल्व भी मैं कराऊंगा, बस आपको पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनको बस चाहिए चीजें, ठीक है। तो अब इसमें 5 टिक मार्क हो गए, 5 इसमें कैसे हो गए, एमसी क्वेश्चन हो गए, और 5 आपको मिलेंगे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, वेरी शॉर्ट। जैसे छठा क्वेश्चन है कि पाइसन निष्पत्ति का सैद्धांतिक मान कितना होता है, कि भैया 0.-0.5 से 1 के बीच में होता है। इस तरीके की कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी। पाइसन रेशो का सैद्धांतिक मान बताया था, ठीक है, व्यवहारिक मान भी मैंने आपको बताया था। तो ये कितना होता है, तो ये चीज आपको पढ़नी है। मैंने क्या बताई थी ऊपर, अभी अभी मैंने बताया था, जिस स्टूडेंट ने इसको ढंग से पढ़ लिया कि भैया यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, पाइसन निष्पत्ति क्या होती है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, इसका मान कितना होता है, ये सारी चीजें पढ़ लोगे तो इसमें आप अटकोगे ही नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। फिर आगे ये देखिएगा, ये आपको ज्ञात करना है कर्ल, कर्ल कर्ल ग्रेड, कर्ल ग्रेड फाई, इसका मान आपको निकालना है। कर्ल ग्रेड फाई का मतलब, कर्ल का मतलब होता है कि ये जो ऑपरेटर डेल होता है उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट। डाइवर्जेंस का मतलब कुछ नहीं होता, सीधे डाई में डाइवर्जेंस में डॉट लगता है, लेकिन आप ग्रेड में कुछ नहीं। तो ये वाला मान आपको निकालना है। ऐसी चीजें मैंने आपको बहुत सॉल्व कराई हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। वीडियो हमारी देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये डायरेक्ट ड्रैग जो है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इस तरह से ये क्या है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको तीसरे और चौथे चैप्टर में है, वो आपको पढ़नी है। आगे देखिएगा, नौवां क्वेश्चन ये है, नौवां क्वेश्चन, तरंग गति का अवकल समीकरण क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया, जो बच्चा इनको पढ़ेगा, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसकी आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, इनके व्यंजक कैसे निकलते हैं, इनकी परिभाषाएं बच्चे ने पढ़ ली तो डेफिनेटली आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आगे 10वां क्वेश्चन है, कलांतर और पथांतर में क्या संबंध होता है। कलांतर क्या होता है, पथांतर क्या होता है, इनकी परिभाषा, इनके सूत्र, इनमें आपसी संबंध, संबंध का व्यंजक, ये सारी चीजें आप पढ़ लोगे तो आप डेफिनेटली आगे लॉन्ग क्वेश्चन भी कर पाओगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी कर पाओगे, और छोटे छोटे क्वेश्चनों को तो कर ही लोगे। बात समझ में आ गई आपको। इन क्वेश्चनों की परिभाषाएं जो मैंने बताई है, इनको पढ़ना है, टिक मार्क भी करना है, शॉर्ट में भी करना है, लॉन्ग में भी आपको इनको पढ़ना है। अब आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या करना है, मात्र आपको कितने 5 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन बी में टोटल कितने रहेंगे, टोटल आपके 8 क्वेश्चन रहेंगे। 8 में से कितने हल करने हैं, 5 क्वेश्चन हल करने हैं। तो कितने, एक क्वेश्चन कितने अंक का है, एक क्वेश्चन 7 अंक का है। तो 5 क्वेश्चन हो गए 7 अंक का, यानी कि सेक्शन बी आपका 35 नंबर का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि केंद्रीय बल में या केंद्रीय बल क्षेत्र में या केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिमान कण का कोणीय संवेग नियत रहता है, संरक्षित रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसा मैंने ये कल भी बताया था, हर बार मैं बता रहा हूं, सो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सेंट्रल फोर्स फील्ड इज कंजर्व्ड या इन इज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट भी कह सकता है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। केंद्रीय बल के अंतर्गत या केंद्रीय बल क्षेत्र में गतिमान कण का कोणीय संवेग नियत रहता है, ये आपको सिद्ध करना है। ऐसे क्वेश्चन करिएगा कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, कला वेग और समूह वेग को परिभाषित कीजिए। कला वेग और समूह वेग में संबंध स्थापित कीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, कि भैया आपको फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी बतानी है क्या होती है, और इनके बीच में आपसी संबंध
ड्राइव करना है, इनके बीच में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, चलिए 1 मिनट, हमारा दूध आया, दूध लेके आते हैं। तो देखिएगा, इसमें कला वेग और समूह वेग को परिभाषित करना है, यानी कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में आपको डेफिनेशन लिखनी है, प्लस इनके बीच में रिलेशन आपको ड्राइव करना है। ओके, चलिए आगे अगला है, अगला अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा कि न्यूटन के गति विषयक नियमों की सीमाएं आपको बताने हैं। देखो, पढ़ने का तरीका आपको समझना है कि ये कला वेग आया, कला वेग कौन से चैप्टर में है, कौन से चैप्टर में, तो इससे आजू बाजू के आपको और टॉपिक पढ़ लेने हैं। ऐसे ही न्यूटन के गति विषयक नियमों के या न्यूटन के गति के नियमों की सीमाएं आपको बतानी है, उनको समझाना है, यानी कि सीमाएं क्या है और समझाइए, सीमाओं को बताइए, न्यूटन के गति विषयक नियमों को समझाइए, सारी चीजों को आपको लिखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या है कि ये तो सीमाओं को समझाने की बात कर रहा है, आपको क्या करना है, न्यूटन के गति विषयक नियमों को भी पढ़ लेना है, उनके आधार पर कुछ छोटे छोटे डेरिवेशन बनते उनको भी पढ़ लेना है। बात समझ रहे हो, वो सारी चीजें। आगे अगला चौथा क्वेश्चन है आपका, दिखाइए कि x डायरेक्ट x बराबर 0, ये देखिएगा, ये क्या है आपका, जैसे फलन है, एक x होता है, ऐसे आपका fx, ये फलन होता है, ऐसे ही x, और ये होता है आपका इस तरह से, यानी कि डेल्टा, डेल्टा होता है, लेकिन इसको हम ड्राक डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राक डेल्टा बोलते हैं। तो ये ड्राक डेल्टा इक्वल टू 0, तो ये ड्राक डेल्टा होता क्या है, और इस फंक्शन को आपको पढ़ना है। ड्राक डेल्टा फलन, ड्राक डेल्टा फंक्शन क्या होता है, और उसके लिए हमको ये चीज प्रूव करनी है, एक्स ड्राक डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। बात समझ रहे हो, चीजों को ऐसे पढ़ना है, आपको समझना है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए वेक्टर बराबर कुछ दे रखा है, तो आपको यहां पर क्या है, डेल्टा, यानी कि ये डेल, ये वाला निकालना है। ठीक है, ये वाला क्रॉस ए वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है इतने बिंदु पर, एट दिस पॉइंट। अब देखिएगा ध्यान से, एक्स जेड की पावर 3, इसको पूरे को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये क्या है, ए वेक्टर बराबर ये कितना दे रखा है, एक्स जेड की पावर 3 आई कैप, फिर -2 x² वाई जेड जे कैप, फिर प्लस 2 y जेड की पावर 4 के कैप, ये दे रखा है। अब आपको ये निकालना है, कैसे सिद्ध करोगे, ये मैंने क्वेश्चन पूरा जो कि सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने करा रखा है। अगला क्वेश्चन छठा, प्रूव दैट द ग्रेडियंट ऑफ r की पावर n इज इक्वल टू n r की पावर n-2 r वेक्टर, यानी कि ये देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आपको क्या चीज प्रूव करनी है इसमें, ग्रेड r की पावर n इज इक्वल टू n r की पावर n-2 r वेक्टर। ठीक है, ये चीज आपको प्रूव करनी है। ओके, चलिएगा, ये चीज आपको प्रूव करनी है, क्लियर होगी बात, तो ये आपको क्लियर करनी है। जहां पर आर वेक्टर क्या है, एक स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश का मतलब होता है कि आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। यदि 2 वाला लेंगे तो हम केवल 2 इतना ले सकते हैं, इसको नहीं लिखेंगे, ऐसे जेड को लिखना चाहो लिख सकते हो, 2 से ही प्रूफ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सातवां प्रश्न आपको सिद्ध करना है, ये देखिएगा, ये डेल वेक्टर क्रॉस ये बराबर ये माइनस ये आपको प्रूव करना है। बहुत ही साधारण सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपको प्रूव करना है। ना समझ में आ रहा है तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ये देखिएगा, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल वेक्टर ब्रैकेट डेल ए, ठीक है, माइनस
डेल स्क्वायर ए। इस तरीके से आपको ये प्रूव करना है। सिंपल है, इंपोर्टेंट है, बात समझ रहे हो। इसके ऊपर एक वेक्टर भी लगा दीजिएगा। ओके, ये चीज आपको प्रूव करनी है। क्लियर हो गई। ये हो गए 8 क्वेश्चन। और ये देखिए अगला 8वां क्वेश्चन है केंद्रीय बल क्या है, इनको समझाना है। ठीक है, केंद्रीय बलों को समझाना है। आगे देखिएगा सेक्शन सी। सेक्शन सी को देखेंगे। सेक्शन सी में आपको मात्र 2 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन की कीमत 10 रुपए है, अर्थात 10 अंक हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को सही करोगे तो आपको 10 अंक मिलेगा, यानी 20 नंबर का है सेक्शन सी। ओके, अब इसमें पहला है स्टेट एंड प्रूव स्टॉक थ्योरम। स्टॉक थ्योरम को लिखिए और इसको सिद्ध कीजिए। यहाँ पर 3 थ्योरम बनती है। एक है आपका ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम या ग्रीन्स प्रमेय। एक दूसरी है आपकी गॉस प्रमेय, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस प्रमेय। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और तीसरी आपका स्टॉकहोम प्रमेय। तीनों की तीनों प्रमेय आपको पढ़ लेनी है, अच्छे से कर लेनी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। ये फंसनी ही फंसनी है, पेपर में आएगी ही आएगी। अगला दूसरा क्वेश्चन है केपलर के गति विषयक नियमों को लिखिए। केपलर के ग्रही गति के नियम, यानी ग्रह संबंधी या ग्रहों की गति संबंधी नियमों को लिखना है। इन्हें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों से निगमित कीजिए, अर्थात केपलर के नियमों को गुरुत्वाकर्षण नियम से कैसे प्राप्त किया जाता है, इनको लिखना है। ये सारी चीजें इंपोर्टेंट है, इनको ढंग से कर लेना है। आगे अगला जो तीसरा क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति के अवकल समीकरण की स्थापना कीजिए। मैंने बताया था सरल आवर्त गति क्या है, उसकी समीकरण क्या होती है, इसकी स्थापित कीजिए, इसका डेरिवेशन और इसको हल कीजिए। इसके हल से विस्थापन, वेग, त्वरण और आवर्तकाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि इस सरल आवर्त गति के अवकल समीकरण से हमको विस्थापन कैसे निकाला जाएगा, उसका वेग कैसे निकलेगा, त्वरण कैसे निकलेगा, आवर्तकाल कैसे निकलेगा, इनके फॉर्मूले प्लस इनकी परिभाषाएं, ये सारी चीजें याद कर लेनी है। आगे अगला क्वेश्चन है बिना फिसले एक झुके हुए तल पर लुढ़कते हुए पिंड के अंतिम वेग और त्वरण के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चीजें आपको अच्छे से समझनी है, पेपर को अच्छे से करना है। अब मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, कि भाई आप कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। कमेंट करके बताइए। यदि पेपर में आपका यही पेपर आ जाए तो 75 में से कितने अंक का आप सॉल्व कर पा सकते हो, कमेंट करिएगा मुझको। पेपर का कमेंट करके मुझको बताइए कितने क्वेश्चंस आप इसमें से सॉल्व कर सकते हो। ओके, टोटल बताइएगा मुझको। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिएगा अब मैंने आपको पहला पेपर दे दिया, कल को मैं दूसरा पेपर दूंगा। ठीक है, या आज ही डाल दूंगा इसका दूसरा पेपर, और फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ही सारे पेपर में डाल दूंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।